हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके चलते उसे भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रानी अपनी दोस्त शालू के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ एक कुलदीप नाम का सेठ मंदिर से पूजा करके निकल रहा होता है, जिसे देखकर रानी कहती है, ए सेठ, तुझे हम सीढ़ियों पर बैठी भिखारनी दिखाई नहीं दे रही क्या? तू कहना क्या चाहती है और तू है कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? पहले तू ये बता, इतना बड़ा सेठ होकर भी भिखारनों को बिना भीख दिए ही जा रहा था? बहुत भिखारन देखी है मैंने, लेकिन तेरे जैसी बेशरम भिखारन पहली बार देख रहा हूँ, जो भीख भी ऐसे मांग रही है जैसे अपना कोई दिया हुआ पुराना पैसा वसूल रही हो। सेठ, तूने मुझे बेशरम कैसे बोला? मैंने ऐसा भी कौन सा खजाना मांग लिया तुझसे? सिर्फ भीख ही तो मांग रही हूँ। तू भीख मांग रही है, डरा रही है हमें मंदिर में बैठकर। तू भी तो मंदिर में खड़ा होकर भिखारनों को भीख नहीं दे रहा। हमसे ज्यादा भिखारी तो तू ही है। तूने मुझे भिखारी बोला? अभी बताता हूँ तुझे। चुप हो जा रानी, क्यों बेवजह सेठ से लड़ रही है? अब हम किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांग सकते हैं ना? बिल्कुल सही बोला तुम्हारे भिखारन दोस्त ने। फिर भी जब तुम इतना मांग ही रही हो तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें भीख दे ही देते हैं। सेठ इतना कहकर अपने जेब से 10 का नोट निकालकर रानी के सामने फेंक देता है, जिसके बाद रानी उन पैसों को उठाकर सेठ को वापस देती हुई कहती है, सेठ, हम भिखारी जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे फेंके हुए पैसे हम नहीं उठाते। अपने ये पैसे अपने पास ही रख। भिखारी होकर अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो अपनी इस अकड़ को किसी सही जगह इस्तेमाल करो और कोई काम ढूंढकर अपने हालातों को सुधारो। सेठ, जिस दुनिया में हमें मांगने पर जल्दी भीख नहीं मिलती, वहाँ हम जैसे लोगों को काम कौन देगा? जा, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन सड़क पर भीख मांगते हुए रानी की नज़र एक कामनी नाम की औरत पर पड़ती है, जो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी रानी भागकर उसे संभालते हुए कहती है, अरे सेठानी जी, आप ठीक तो हैं? संभालिए, आपका घर कहाँ है? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया होगा। तुम कौन हो? मैं तो एक भिखारन हूँ सेठानी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे सेठानी, मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक मैं अपनी पार्टनर के साथ मिलकर भीख मांगती हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है सेठानी, इंसान को दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। कोई और काम भी आता है या नहीं? आता है ना, भीख मांगने का काम। उसी से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है, बस कभी कभी नहीं होती। मेरा मतलब है कोई काम, जैसे घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना। हाँ सेठानी, बिल्कुल आता है, सारे काम कर लेती हूँ मैं। कामनी और रानी आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी कामनी का बेटा अजय वहाँ आता है और भिखारन रानी को देखकर कहता है, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? जहाँ थोड़े अच्छे खासे लोगों को देखा बस वहीं पहुँच जाते हो भीख मांगने के लिए। बेटा चुप हो जा, क्या बोल रहा है तू? तू पहले मेरी बात तो सुन। माँ आप चुप करो, मुझे पता है कि इन लोगों की क्या औकात होती है। जहाँ थोड़े पैसे वाले लोग देखते हैं वहीं अपनी दुख भरी कहानी लेकर भीख मांगने पहुँच जाते हैं। ए, तुम कौन हो? कब से मुझे उल्टा सीधे बोलते जा रहे हो? ए सेठानी, ये है कौन? तू जानती है क्या इसे? भिखारन, ये मेरी माँ है और इनका नाम कामिनी है। तूने अपनी आवाज सुनी है गवार? सेठानी, तुझ में और तेरे बेटे में कितना अंतर है? और तू जो भी नाम हो तेरा, मैं तेरी माँ से भीख मांगने नहीं, बल्कि तेरी माँ चक्कर खाकर गिरने वाली थी, मैं तो बस उसे संभालने के लिए आई थी। बताओ, भिखारनों की कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में नौकरानी का काम कर सकती हो। वैसे भी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। कामनी की बात सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था मजाक में सीखा हुआ काम मेरे इतने काम आएगा। वैसे भी भीख मांगने से ना कोई इज्जत मिलती है, ना अच्छे पैसे। शायद इसी से मेरा कोई भला हो जाए। रानी अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है। तभी कामनी उससे कहती है, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं सेठानी, तू तो मुझे काम दे रही है, इज्जत से कमाने का मौका दे रही है।
मैं कैसे मना कर सकती हूँ। रानी इतना कहकर कामनी के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ रहकर वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन कामनी की दोस्त मधु उसके घर आती है। तभी रानी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर मधु कहती है, यार कामिनी, तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी है। तेरा घर भी कितना चमक रहा है। मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। तू भी क्या बातें कर रही है? ये एक इंसान है, सामान नहीं जो तुझे लाकर दे दूं। सेठानी जी, अगर मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह एक अच्छी नौकरानी ला दूं, तो आप क्या देंगी मुझे? अगर तुमने मुझे अपने जैसी भरोसेमंद और अच्छी नौकरानी दे दी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगी। ये तो अच्छी बात है। लगता है मेरी लॉटरी लगने वाली है। कहाँ पूरे दिन भीख मांगने के बाद कहीं जाकर पेट भरने का इंतजाम हो पाता था। यहाँ तो एक नौकरी देने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, साथ ही मेरे दोस्तों को अच्छा काम भी मिलेगा। बोलो क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं सेठानी, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नौकरानी का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर आपके सिवा और कोई हो जिसे नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज से मैं अपना ये नया व्यापार शुरू करूँगी। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हम बड़े लोगों को अच्छी और भरोसेमंद नौकरानी मिल जाएगी, तुम उसके बदले अच्छे पैसे ले लेना। क्या बात है रानी, तू तो बहुत समझदार है। घर बैठे बैठे ही बिजनेस करने लगी। लेकिन ये सब हुआ तो आपकी वजह से है ना। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाती तो मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक तुम उसे बुला लेना। अभी मैं जाती हूँ। अगले दिन मधु के आने से पहले ही रानी अपने विकारन दोस्त शालू के पास जाकर उससे सारी बातें बताकर अपने साथ कामनी के घर ले आती है और मधु के आने के बाद उससे मिलवाकर उसे भी काम पर लगवा देती है, जिसके बदले मधु उसे बहुत सारे पैसे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन रानी कामनी के पास जाती है और उसे कहती है, सेठानी, मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं ये नौकरानी का काम नहीं करेगी। अब मैं अपना बिजनेस करेगी और अपने जैसों की मदद भी करेगी। लेकिन तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुमने कितने अच्छे से मेरा घर संभाल रखा था। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी नौकरानी लेकर आएगी जो बिल्कुल मेरी तरह आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने साथ साथ अपने साथियों का भी अच्छा और भला सोच रही हो। सेठानी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। आपकी वजह से ही मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी काम दिलवा सकी। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना एक किराए का छोटा सा ऑफिस खोल लेती है और कई भिखारियों को रोजगार दिलाती है। और इस तरह से वो सभी भिखारियों को प्रेरित करती है कि वो भी भीख मांगने की जगह कमा कर भी खा सकते हैं। इस तरह से समय के साथ रानी भिखारन से एक व्यापारन बन जाती है। साजन अपने दोस्त उदय के साथ ऑफिस में बैठकर गप्पे मार रहा होता है कि तभी ऑफिस का पियोन बाबूलाल वहां आकर बोलता है, सारे सुनो, कुछ देर में ऑफिस की नई बॉस मिस संजना मैडम आने वाली है, तो अब से कोई भी इधर उधर ना घूमे। चाय दिन में 2 बार मिलेगी। लंच के अलावा कोई 5 मिनट भी एक्स्ट्रा खाता ना दिखे मुझे। ओ बॉस के चमचे, किसने कहा ये सब? यहाँ आकर बड़े रूल सुना रहा है। जा बोल दे बॉस को, साजन अग्रवाल को ये रूल पसंद नहीं आए। तभी पियोन के पीछे से एक आवाज आती है, मैंने बनाए हैं ये रूल। क्यों पसंद नहीं आए? कोई प्रॉब्लम है? पियोन के सामने से हटते ही कंपनी के बॉस गिरधर लाल सभी के सामने आते हैं और उनके आते ही सारे एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद साजन बोलता है, नहीं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा था कि हाथ चूम लूं जिसने ये रूल बनाए हैं। बस बस मिस्टर साजन, सभी लोग ध्यान से सुनो। मेरी बेटी अब से ऑफिस संभालेगी और उसको हर चीज परफेक्ट पसंद है, इसीलिए ये नए रूल सभी को मानने पड़ेंगे। इतना बोलकर बॉस वापस अपने कैबिन में चले जाते हैं। जिसके बाद साजन अपने दोस्त से कहता है, अबे यार उदय, पहले इस खड़ूस ने खून पिया, अब इसकी बेटी पिएगी। सही कह रहा है भाई। कुछ ही देर में एक हॉट सी लड़की की ऑफिस में एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पर वो साजन के पास आकर उससे बोलती है, हेलो, क्या आप मुझे अपने बॉस का कैबिन बता सकते हैं? बॉस से क्यों, हमसे मिलो। वो बुड्ढा क्या संभालेगा इस हुस्न की मलिका को। क्या बोले मिस्टर? जी वो राइट साइड से सीधे चले जाइए, वही है कैबिन।
ओह ओके ओके, थैंक यू सो मच। संजना वहाँ से चली जाती है, लेकिन साजन उसके ख्यालों में डूब जाता है। इतने में ही उदय उसको ख्यालों से जगाते हुए कहता है, भाई यही है बॉस की बेटी और हमारी नई मैडम। सच में? वाह यार, अब तो ऑफिस आने में मजा आया करेगा। जब घर पर भाभी से मार खाएगा ना, तब मुझे मजा आएगा। क्या बोला बे? ये बोला कि शाम होने वाली है, घर जाना है ना। मन तो कर रहा है कि मैडम के पास ही रह जाऊं। शाम होने पर साजन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी कामिनी और उसकी सास राम प्यारी बैठी होती है। अपने पति को घर में आता देखकर कामिनी बोलती है, आ गए आप? बड़ी देर कर दी। नहीं, मेरा भूत आया है। दिखना बंद हो गया है क्या तुमको? और ये क्या लगा रखा है बड़ी देर कर दी? घर ही आ रहा था ना, ऑफिस में बॉस के साथ गुलछर्रे थोड़ी उड़ा रहा था। अरे दामाद जी, काहे इतना बुदबुदा रहे हैं? अरे हमार बिटिया से तनिक प्यार से बात कर लिया करो। एक तो ये मेरी सास राम प्यारी, पता नहीं कब राम को प्यारी होगी। क्या फुसफुसा रहे हो? और मैंने तो ऑफिस को लेकर कुछ बोला ही नहीं, फिर इतना क्यों चिढ़ रहे हो? साजन पागल है क्या? इसको अगर पता लग गया ना ऑफिस में मैडम आई है, तो रोज ऑफिस आना शुरू कर देगी। फिर फुसफुसा रहे हो? बीवी सामने है, फिर भी खुद से ही बातें करते रहते हो। कमीनी, ओह सॉरी कामिनी, बात को समझा करो। पति जब काम से घर आता है तो उसको चाय, कॉफी या पानी पूछा जाता है, उसका खून नहीं पिया जाता। अच्छा ला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने की टेबल पर कामिनी साजन से कहती है, अच्छा आज ऑफिस में क्या क्या हुआ? तुम्हारी सौतन मिली थी। हद करती हो यार, वहाँ काम ही होगा, मुजरा तो होगा नहीं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से भी बोल लिया करो कभी। अरे बिटिया, दामाद जी थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए शायद चिल्ला रहे हैं तेरे ऊपर। हाँ, आप ही तो समझती हो मुझे। जीना हराम करने में आप अपनी बेटी से कम थोड़ी हैं। फिर फुसफुसा रहे हो? यार तुम चैन से खाना खाने दो। अच्छा ठीक है, खा लो। हमेशा गुस्से से भरे रहते हो। सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगले दिन साजन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी मैडम के कैबिन के गेट पर खड़ा होकर बोलता है, मैं आई कम इन मैडम? ओह मिस्टर साजन, आइए। वो आप न्यू आई हैं, तो मैंने सोचा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इतने में वहाँ बाबूलाल आकर कहता है, मैं आई कम इन मैडम? अरे हाँ, आइए बाबूलाल जी, क्या हुआ? वो मैडम जी, हम ये पूछने आए थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाय, कॉफी? नो बाबूलाल जी, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है मैडम जी, वैसे आप इनका इंट्रोडक्शन मत ही लीजिएगा, ये इस ऑफिस की बड़ी ही गिरी हुई हस्ती है। बोलिए आप, अब निकलेंगे यहाँ से या आपको सच में लाल करके भेजूं? स्टॉप इट! आप दोनों बहस करना बंद कीजिए और बाबूलाल जी आप जाइए यहाँ से। मैं खुद देख लूंगी साजन कैसा है और कैसा नहीं। बाबूलाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजना बोलती है, हाँ मिस्टर साजन, तो बताइए अपने बारे में। वो मैडम, मैं आपका आशिक हूँ। सॉरी, आई मीन नौकर हूँ। अरे मतलब मैं बॉस हूँ। आप एम्प्लॉई हैं ना? नहीं, आप बॉस हो, मैं नौकर हूँ। इट्स ओके मिस्टर साजन, जब एक खूबसूरत लड़की आपकी बॉस हो तो ऐसी गलतियाँ होना तो लाजमी है। खूबसूरत के साथ साथ इतनी हॉट एंड सेक्सी भी तो हो मैडम आप। मिस्टर साजन, मेरे सामने होते हुए भी आप खुद से बात कर रहे हैं, क्यों? मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? कौन कमबख्त कहता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो? अरे आपको देखकर तो मुर्दे में भी इंटरेस्ट जाग जाए। वाह मिस्टर साजन, बातें तो खूब बनाते हैं आप, अब जरा काम भी कर लें। जी मैडम, चलता हूँ। साजन कैबिन से बाहर आ जाता है और उसको ऐसे बाहर आता देखकर उदय बोलता है, ओए होए, क्या बात हुई इतनी देर तक मैडम से? मुझे भी बता। क्या होना था? मुझे देखते ही मैडम मेरे ऊपर फ्लैट हो गई। कहने लगी, मिस्टर साजन, आपके जैसे एम्प्लॉय ही एक कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आई रियली लाइक यू। चल झूठा कहीं का, एक दिन में मैडम को तेरी काबिलियत दिख गई। मैंने भी यही कहा उनको। फिर मैडम ने कहा कि मिस्टर साजन, हार्डवर्किंग एम्प्लॉय की पहचान उनकी शक्ल से ही हो जाती है। अच्छा, मैडम को तुझ पर इतना भरोसा हो गया? और नहीं तो क्या। अरे साजन अग्रवाल एक हीरा है, हीरा। मैडम एक जौहरी है और हीरे की पहचान जोरी को ही होती है। साजन अपने दोस्त उदय के आगे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है,
लेकिन उसके पीछे खड़ी कामिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, इसलिए ही घर से बड़ी जल्दबाजी में आज बिना खाना लिए ही निकल गए थे, क्योंकि मैडम से जो मिलना था। साजन जब पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और फिर कहता है, कमीनी, ओ सॉरी कामिनी, तुम यहाँ? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ आज खाने का डिब्बा घर भूल आए, उसी को देने आई थी। पर अब तुमको खाने की नहीं मार की जरूरत है। नहीं नहीं कमीनी, ऐसा नहीं है। मेरा नाम कामिनी है, मैडम का नाम तो गलत नहीं लेते। हाँ, उनका क्यों लोगे, वो तो जौहरी हैं और तुम हीरा हो, है ना? दोनों पति पत्नी की बहस देखकर उदय आग में घी डालता हुआ बोलता है, अरे भाभी जी, ये तो कह रहा था इतनी हॉट मैडम है कि घर जाने का भी मन नहीं करता। हाँ, अब आने भी नहीं दूंगी तुमको घर। घर पर तो हमेशा गुस्से से बात करते हो और मैं सोचती थी काम का प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। उदय, तुझे तो साले बाद में बताऊंगा। बेबी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतने में वहाँ पर बाबूलाल भी आ जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, अरे मैडम, साजन साहब तो मैडम से बड़ा हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं काश आप हमारी बीवी होती। तुमको ना अब सच में घर आने की जरूरत नहीं है, और आए ना तो तलाक के पेपर मुंह पर मारूंगी। इतना बोलकर कामिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद साजन बोलता है, सालो, एक एक को देख लूंगा। मौके का फायदा उठा के आज तुम सबने मेरी बैंड बजवाई है ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वहाँ पर संजना आकर कहती है, मिस्टर साजन, आपकी वजह से पूरे ऑफिस का माहौल खराब हुआ है, इसीलिए आपको 3-4 दिन की छुट्टी देती हूँ। अपने घर जाइए और अपने मसले सुलझाइए। पर मैडम नहीं। साजन की बात को सुने बिना ही संजना वहाँ से चली जाती है। साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बाबूलाल और उदय उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेचारा साजन अब ना घर जाने लायक रहता और ना ही ऑफिस आने लायक रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।